हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, जहाँ पे हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले एक वीडियो में मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोग को दी थी। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट का अप्रोच क्या है, सब्जेक्ट किन सब मैटर पे डील करता है, ग्रोथ से कैसे अलग है वो। और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, एक फैमिली के एग्जांपल के थ्रू। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर बहुत सारे डिमांड्स थे। मुझे लिंक्डइन पे पर्सनली डीएम्स आए थे कि आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। जब मैंने अपना यूट्यूब पे खोला तो देखा कि हाँ भाई, डेवलपमेंट पे तो कोई वीडियोस नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं डेवलपमेंट की एक सीरीज शुरू की जाए, जहाँ पे हम डेवलपमेंट पे बातचीत करेंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दूसरी वीडियो है ये, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है शुरुआती दिनों में, जब वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता है पढ़ती है। इसमें क्या है कि ये तो सबसे पहली बात बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे एक लॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने क्या कहते हैं चीज को, एक सेकेंड। हाँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक है आप लोगों के लिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसमें मैं एक सेकंड अपना कलम ले लूँ, एजर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो क्या चीज़ है ये। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बारे में तो भरपूर बातचीत कर ली कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसा होता है। तो बातचीत कर ली कि कंट्री डेवलप होना चाहिए, सिर्फ ग्रोथ होने से कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम, पॉवर्टी कम, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, पॉवर्टी कम, पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए, लिटरेसी रेट होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बातचीत की थी और हमने समझा था कि यही सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि जो डेवलपमेंट पैरामीटर है इसको मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे समझेंगे कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। ग्रोथ तो हम जीडीपी के ग्रोथ रेट से समझ जाते हैं कि 5% ग्रोथ रेट है या 10% ग्रोथ रेट है ना। जीडीपी ग्रोथ रेट तो हम समझ जाते हैं उसके आंकड़े से कि 5% ग्रोथ रेट है या 10% ग्रोथ रेट है, ये तो हम समझ जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कितना है उसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे। उसके लिए HDI बनाया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, जब भी आपको इंडेक्स वर्ड दिखे, इंडेक्स यानी कि ये कुछ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात हो रही है, कुछ रैंकिंग की बात हो रही है, क्योंकि इसमें नंबर एसोसिएट होगा तो वो इंडेक्स कहलाएगा। और नंबर जनरली 0 से 1 के बीच ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, 0 से 1 के बीच ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के थ्रू हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर। हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है या कौन सी इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है। लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहला इंडेक्स नहीं था जो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए लिया गया था। इससे पहले और भी बहुत सारे इंडेक्सेस लिए गए थे। ठीक है, बहुत सारे इंडेक्सेस लिए गए थे, बहुत सारे तरीकों से डेवलपमेंट को मापने की कोशिश की गई थी। लेकिन इवेंचुअली HDI बनता है और HDI को हम लोग एक स्टैंडर्ड इंडेक्स मानते हैं। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, उसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा HDI से रिलेटेड। तो हिस्ट्री पे जाते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी गई, या फिर HDI बना कैसे, HDI के पहले क्या क्या चीजें थी, उन पे भी हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज थी वो 1950s में थी। ठीक है, 1950s में। तो 1950s में क्या था? तो जो तरीका था डेवलपमेंट को मेजर करने का वो था इनकम पर कैपिटा। इनकम पर कैपिटा, या आप कह सकते हो पर कैपिटा इनकम, PCY।
ये माना जाता था कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है वो कम डेवलप्ड है। 1950s यानी कि बहुत पहले इस तरीके से डेवलपमेंट मेजर करते थे। लेकिन ये काफी वेग तरीका है। पर कैपिटा इनकम से आप डेवलपमेंट नहीं माप सकते, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इसमें, वो है इनइक्वालिटी की। प्रॉब्लम आती है होती है इनइक्वालिटी की। जैसे पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है आपकी टोटल जो नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय आपकी पॉपुलेशन, ये होती है पर कैपिटा इनकम। यानी कि अगर आपकी नेशनल इनकम 1000 रुपए है और आपकी पॉपुलेशन 10 है, यानी कि हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम 100 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 100 रुपए कमा रहा है। लेकिन इसका ये तय मतलब नहीं है कि उस इकोनॉमी में जितने भी 10 लोग हैं उस सबकी इनकम 100 रुपए है, ऐसा कोई तय नहीं है। उनमें इनइक्वालिटी बहुत होगा। यानी इन 10 लोगों में मान लीजिए कोई दो लोग होंगे जो मान लीजिए 400 रुपए कमा रहे होंगे, यानी कि दो लोगों ने मिलकर 800 रुपए बना लिए, और बाकी 8 लोग मिलकर सिर्फ 200 रुपए बना रहे हैं। तब जाके टोटल क्या हुआ? तब जाके टोटल हुआ 1000। क्योंकि इस इकोनॉमी में एक्चुअली क्या हो रहा है, दो लोग बहुत अमीर हैं जो 400 रुपए बना रहे हैं, और 8 लोग मिलकर 200 बना रहे हैं। इक्वालिटी बहुत है। अगर आप पर कैपिटा इनकम फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो ये बताएगा कि सारे लोग 100 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप डेटा देखोगे तब तो आपको लगेगा कि बहुत डेवलप कंट्री है, सारे लोग 100 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कंट्री में उतर के ग्रास रूट लेवल पे हालात देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम वाला जो मेथड था जिससे हम डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते थे या मेजर करते थे, उसकी प्रॉब्लम ही थी इनइक्वालिटी, इसलिए इसको ज्यादा दिन तक ये चला नहीं और इसे रिप्लेस किया गया। तो 1950s में ये चीज होता है। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद हम लोग एक और दूसरे अप्रोच पे आते हैं 1970s में। 1970s में एक और अप्रोच आता है, वो होता है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड या मिनिमम अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को बेसिक जो चीजें हैं अगर वो मुहैया करा दी जा रही है, या कोई इंसान बेसिक चीजें अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो वो डेवलप माना जाएगा। हम कंट्री वाइज लैटरल कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री में जो इंसान रह रहे हैं उनको अगर बेसिक नेसेसिटीज वाली जो चीजें हैं वो अगर मिल रही है तो वो डेवलप मानी जाएगी, और दूसरी वाली कंट्री के लोगों को अगर ये नहीं मिल रही है तो वो डेवलप नहीं मानी जाएगी। तो 1970s का एक कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हम जैसे हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन बेसिक चीजें हैं। ये तीन चीजें अगर हैं तो आप डेवलप है, नहीं है तो आप डेवलप नहीं। लेकिन 1970s के बाद भी ये चीज जो है ना काफी वेग मानी गई, यानी कि पूरी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है तो आप डेवलप हो जाएंगे, और भी चीजें जरूरी होती है, हेल्थ फैसिलिटी भी जरूरी होता है, आपकी लिटरेसी रेट भी जरूरी होती है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से हम जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकते। तो इसके बाद एक और अप्रोच लेके आया गया, वो अप्रोच था PQLI, वो है 1979 में PQLI। अच्छा, ये जो है ना बेसिक नीड अप्रोच, ये ILO की तरफ से आया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद आया PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि लाइफ की जो क्वालिटी है, जो फिजिकल क्वालिटी है, उसके लेंस से देखा जा रहा है कि आप डेवलप है कि नहीं। ये मॉडल जो है ये मॉरिस ने दिया था, नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको थ्योरी दे देंगे एक तरफ, उस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स वाले वो दे देंगे, आपको मैच करने को लेंगे ये थ्योरी किसने दिया, या टाइम जो मैं बता रहा हूँ टाइम लाइन वो भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 1979 में ये आया। इसके बाद 1980 में फेमस सेंस अप्रोच या सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच आई। इस पे तो एक डिटेल वीडियो हम करेंगे कि अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं इस आधार पे कि उस कंट्री के लोग कितने केपेबल हैं कोई भी चीज करने के लिए। जैसे मान लीजिए सीरिया में अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा भी है तो वो पैसों को खर्च नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज सीरिया के माहौल ऐसे नहीं है, सीरिया की जो तनाव है सीरिया में, टेररिज्म एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उससे क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी आप मार्केट में जाके खुलेआम मॉल में नहीं घूम सकते, आप डेवलप नहीं हो। जैसे गांव में अगर कि कोई इंसान है जो गांव में 50,000 रुपए कमा रहा है और कोई इंसान शहर में 50,000 रुपए कमा रहा है, इन दोनों की इनकम सेम पर ज्यादा डेवलप शहर वाला होगा, क्योंकि शहर वाले इंसान के पास उस 50,000 रुपए को खर्च करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि गांव वाले के पास नहीं है।
शहर वालों को अगर खर्च करना है तो वो क्लब चला गया, वो पब चला गया, वो मॉल चला गया, वो अम्यूजमेंट पार्क चला गया, लेकिन गांव वाले कहाँ जाएंगे? 50,000 होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं है गांव वाले, लेकिन शहर वाले 50,000 रुपए में भी डेवलप है। इसके बाद 1990 में आता है अपना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको लाने वाले कौन है? महाबुल हक, इंपॉर्टेंट नेम। अमर्त्य सेन का भी इसमें रोल है, अमर्त्य सेन का भी रोल है, और अपने क्या नाम है, पॉल रैनिस का भी रोल है। ये सब इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है HDI में। 1990 में आया, 2010 में फिर इसकी मेथोडोलॉजी बदली गई। ये ओल्ड है, ये न्यू है, अभी आगे इस पर डिस्कशन करेंगे कि ओल्ड न्यू क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बेसिक फंडा यही है, इसी कॉन्सेप्ट पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काम होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का काम देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये सीक्वेंस पता था कि इस सीक्वेंस में डेवलपमेंट को इवॉल्व किया गया है, उसके बाद फाइनली हमें HDI मिला है। सर बताइए कमेंट करके, थोड़ा पॉज करके, मतलब पानी भी लो। चलिए अभी हम HDI पर डिटेल में बातचीत करते हैं। HDI क्या होता है? देखिए HDI एक इंडेक्स है, और कोई भी इंडेक्स जो है, कोई भी इंडेक्स जो है वो किसी चीजों से बनती है ना। पेट खुल जाए। हाँ, तो HDI पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है ये? तो देखिए ये इंडेक्स बेसिकली तीन चीजों से बनी है। ये इंडेक्स तीन चीजों से बनी है। अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो किया तो मैंने लिंक्डइन पे अभी एक नोट्स शेयर किया था HDI के ऊपर। तीन चीजों से बनी है इनमें। एक तो है डायमेंशन, एक किन आयामों पे ये काम करता है, डायमेंशन समझ लीजिए। फिर एक है इंडिकेटर, कौन कौन सी चीज है जो इसको इंडिकेट करते हैं, और एक है डायमेंशन इंडेक्स। डायमेंशन इंडेक्स यानी कि HDI अपने आप में एक इंडेक्स है, और ये कुछ इंडेक्सों को मिला के बनाया गया है। ये जो इंडेक्स है ये कुछ इंडेक्सों को मिला के बनाया गया है। कौन से इंडेक्स है? ये डिमेंशंस जो होंगे ना, उन हर डिमेंशंस के इंडेक्स होंगे, और उन इंडेक्स से हम HDI बनाते हैं। देखिए पहला डिमेंशन क्या है, मैं कलर बदल लेता हूँ। पहला डिमेंशन जो है जिसपे HDI काम करता है वो है लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, यानी कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा डिमेंशन क्या है? नॉलेज। तीसरा डिमेंशन क्या है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन डायमेंशन है, यानी कि इन तीन जगहों पे ये काम करता है। HDI डेवलपमेंट को मेजर कर रहा है तो वो इन तीन चीजों को देख के डेवलपमेंट का आकलन कर रहा है, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसका इंडिकेटर क्या होगा? इसका इंडिकेटर रखा गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, IMR क्या होता है, फर्टिलिटी रेट क्या होगी, ये सारी चीजें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसकी इंडिकेटर है, इसकी इस डिमेंशन की इंडिकेटर है। इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ये अपने आप में इंडेक्स है। इस तरह से मैं तीन इंडेक्स बताऊंगा, और ये तीन इंडेक्स मिला के HDI वाली इंडेक्स बनती है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। नॉलेज, नॉलेज के दो इंडिकेटर्स हैं। एक तो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। दोनों अलग अलग चीज है। क्या एक्सपेक्टेड ईयर, कितना एक्सपेक्टेड है, और एक मीन यानी कि ऑन एन एवरेज कितना लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। इसके जो इंडेक्स है इसको हम एजुकेशन इंडेक्स कहते हैं, एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो इंडिकेटर है वो है GNY, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और
जो इंडेक्स है वो है GNI इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स हमें मिल गए। ये 3 इंडेक्स को मिला के एक इंडेक्स बनता है, वो इंडेक्स है HDI। तीनों को जब हम मिला देते हैं तो HDI होता है। पर सवाल ये है कि इसको मिलाते कैसे हैं, हाउ डू वी सम देम अप? हम इनको ऐड करते हैं या हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं या हम इनका एवरेज निकालते हैं? देखिए इसके लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ HDI में जाना पड़ेगा। हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ HDI। HDI को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए HDI को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक है ओल्ड तरीका और एक है न्यू तरीका। ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ओल्ड और न्यू, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है। ओल्ड तरीका क्या है तो समझते हैं, व्हाट इज द ओल्ड वे? ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड यानी कि जो 1990s में जो बना था उसमें, उसको समझते हैं। ओल्ड समझेंगे फिर न्यू समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो देखिए जब भी आपको एचडीआई कैलकुलेट करनी है, आपको ये 3 इंडेक्स को लेके चलना है। ये जो 3 इंडेक्स हमने बनाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स, ठीक है। तो ओल्ड मेथड में भी ये 3 इंडेक्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी कि एलई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी कि एलई। अब एलई को ये कैलकुलेट कैसे करता था? 1990 का मेथड एलई को कैसे कैलकुलेट करता था? देखिए कोई भी अगर आपको इंडेक्स निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। उस फॉर्मूले से आप एक इंडेक्स बना रहे हो। इंडेक्स मतलब क्या होता है? एक रैंकिंग, एक रेंज, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना। वो वैल्यू तक पहुंचने के लिए कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। वो वैल्यू यूजुअली 0 से 1 के बीच होता है। ओल्ड मेथड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनाया गया वो था AE -25/60। AE -25/60 क्या चीज है? 25 क्या है, 60 क्या है? तो देखिए 1990 के मेथड ने माना कि एक इंसान का जो मिनिमम एज है वो 25 होगा, मैक्सिमम एज जो है 60 होगा, 60। तो आपको किसी कंट्री का मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालना है, एलईआई निकालना है, ठीक है। आप क्या करो, उस कंट्री का जो एलई है, जैसे मान लीजिए उस कंट्री का एलई 40 है, आपने 40 लिखा, मिनिमम से माइनस किया और मैक्सिमम से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? 15/60 यानी कि 0.25, 1/4 यानी 0.2 है। यानी उस कंट्री का जो एलईआई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, वो 0.25। ये तरीका है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ओल्ड मेथड में एलईआई ऐसे निकाली जाती थी। इसके बाद दूसरी इंडेक्स कौन सी है? दूसरी इंडेक्स है एजुकेशन इंडेक्स, ईआई। ये कैसे निकाला गया? तो ईआई का जो फॉर्मूला बनाया गया वो था 2/3 ऑफ एएलआई प्लस 1/3 ऑफ जीईआई। जीईआई 2/3 ऑफ एएलआई प्लस 1/3 ऑफ जीईआई। ये एएलआई क्या है? एएलआई है एडल्ट लिटरेसी इंडेक्स और जीईआई क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स, ठीक है। एएलआई इज एडल्ट लिटरेसी इंडेक्स, जीईआई इज ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स। तो ईआई यानी एजुकेशन इंडेक्स जो निकल रहा है वो दो अपने आप में दो अलग अलग इंडेक्सों को एवरेज करके निकाला जा रहा है। इसमें एएलआई का वेटेज 2/3 है और जीईआई का वेटेज 1/3। यानी ये दो इंडेक्स को मिला के हम एजुकेशन इंडेक्स बना रहे हैं और फिर इस एजुकेशन इंडेक्स से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे दो इंडेक्स और आ गए तो इनका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। एएलआई का फॉर्मूला क्या रखा गया और जीईआई का फॉर्मूला क्या रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एएलआई को माना गया एएलआई बाई 100 और जीईआई को भी माना गया जीईआई बाई 100। एक्चुअली क्या था, दिस माइनस 0/100 था, दिस माइनस 0/100 था। 0 से माइनस करोगे तो 0 ही होगा, मतलब एएलआई ही होगा, इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक इंसान मिनिमम कितना पढ़ा लिखा है? मिनिमम वो 0 इयर्स का पढ़ा लिखा होगा और मैक्सिमम 100 होगा। एक कोई इंसान का अगर मिनिमम एजुकेशन है तो उसको 0 माना जा रहा है, मैक्सिमम एजुकेशन है तो उसको 100 माना जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एएलआई और जीआई का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमें एएलआई और जीआई आ जाएगा और उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करके ईआई कैलकुलेट कर लेंगे, एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। तो इससे हमें दूसरा इंडेक्स मिल गया, वो है एजुकेशन इंडेक्स। तीसरा इंडेक्स जो है, तीसरा इंडेक्स जो है वो जीडीपी इंडेक्स। तीसरा इंडेक्स जीडीपी इंडेक्स है। जीडीपी इंडेक्स क्या होता है? अगर आप जीडीपी इंडेक्स पे जाओगे, इसका फॉर्मूला रखा गया है लॉग जीडीपी पर कैपिटा माइनस लॉग 100 बाई
log 40,000 माइनस log 100। अब आप सोचोगे 100 और 40,000 का क्या बनना है। यहाँ पे जो आप इंडेक्स निकाल रहे हो जीडीपी इंडेक्स, उसमें माना गया कि कंट्री की जो मिनिमम पर कैपिटा है वो 100 होगी, जो मैक्सिमम पर कैपिटा है वो 40,000 होगी। मिनिमम 100, मैक्सिमम 40,000। इसलिए फॉर्मूला क्या रखा गया, आप किसी कंट्री का मान लीजिए जीडीपी इंडेक्स निकाल रहे हैं, उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम रखोगे, उसको मिनिमम से माइनस करोगे, लॉग 100 से माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये आपको कैलकुलेट करना होगा, इसके बाद आपको एक इंडेक्स मिलेगा। तो जब आपके तीन इंडेक्स मिल गए, ये वाले इंडेक्स, ये वाले इंडेक्स और ये वाले इंडेक्स, ठीक है, जीडीपी इंडेक्स में जीआई लिख रहा हूं। जब आपके तीनों इंडेक्स मिल गए तब आप जीआई बनाओगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और कैसे बनाओगे, इन तीनों इंडेक्स को आप ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, यानी कि आप इन तीनों इंडेक्स का अरिथमेटिक मीन निकालोगे। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद ही आप जीआई तक पहुंचोगे। ये 1990 का ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड में इस तरह से जीआई को कैलकुलेट किया जाता था। न्यू मेथड क्या बात है, न्यू मेथड में क्या है, न्यू मेथड में कुछ कैलकुलेशंस को बदला गया और कुछ इंडेक्सेस के फॉर्मूले को बदला गया, ठीक है। तो न्यू मेथड पे रहते हैं। न्यू मेथड 2010 के बाद से, इसमें भी तीन इंडेक्स है। एक अपना होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एलईआई, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला बनाया गया उसमें मिनिमम एज को कम कर दिया गया। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज बढ़ाया गया 65। मिनिमम एज कितनी हो गई 20, मैक्सिमम एज कितनी हो गई 65। अब मान लीजिए किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 है, तो कैसे कैलकुलेट होगा एलईआई, एलईआई कैलकुलेट होगा 40 माइनस मिनिमम बाय मैक्सिमम, यानी 20 बाय 65, 10 बाय 64 is 32.5। इस तरह से हम एलईआई निकालेंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट कुछ आपको एलईआई मिलेगा। इसके बाद एजुकेशन इंडेक्स जो है, पिछले वाले में एजुकेशन इंडेक्स में क्या था, दो चीज, एएलआई और जीईआई। इसमें क्या है, इसमें भी दो चीज है, इसमें वो दो चीज अलग अलग है। इस बार जो एजुकेशन इंडेक्स है वो MYSI प्लस EYSI का एवरेज है। MYSI और EYSI। अब ये MYSI क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और EYSI क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, उसका हम एवरेज कर रहे हैं, उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। पिछले वाले में हमने एवरेज किया था पर एएलआई को ज्यादा वेटेज मिला था। देखिए एएलआई का वेटेज 2/3 था और जीआई का वेटेज 1/3 था, और इसमें वेटेज बराबर दिया गया है, ठीक है। ये एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है। अगर दो इंडेक्स को मिला के एजुकेशन इंडेक्स बन रहा है, इन दो इंडेक्स का भी अपना एक फॉर्मूला होना चाहिए। MYSI का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है MYS/15, मिनिमम ईयर ऑफ स्कूलिंग बाय 15। और EYSI का फॉर्मूला क्या है, EYS यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बाय 15। 15 क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे 15 साल तक पढ़ाई करते हैं, कि क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 साल, और क्लास 1 से पहले प्री स्कूल 3 साल की होती है, तो 15 साल की पढ़ाई तो होती है, होनी ही चाहिए, इसलिए 15 रखा गया है, ठीक है। तो MYS/15 और EYS/15, ओके। तो एक बार आपने ये दो इंडेक्स निकाला, फिर इन दोनों को एवरेज किया, तो आपका एजुकेशन इंडेक्स आ जाएगा। इसके बाद एक और इंडेक्स है, वो है इनकम इंडेक्स, जिसको आई नाम दे रहा हूं मैं, इनकम इंडेक्स आई। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अगेन लॉग जीएनपी। अब जीएनपी यूज किया गया है, नॉट जीडीपी, पर कैपिटा, माइनस लॉग 100 डिवाइडेड बाय लॉग 750। अब 750 क्यों, एक्चुअली दिस इज लॉग 75,000 बाय लॉग 100। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, लॉग 75,000 माइनस लॉग 100। अगर आप इसको लॉग वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो 750 बचता है, क्योंकि log a minus log b is log a by b, ओके। यहाँ पे जो मैक्सिमम इनकम हो सकती है वो 75,000 है और मिनिमम इनकम 100 है। तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ, देखो आप, यहाँ 40,000 था, 2010 में इसको 75,000 कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 साल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलाव होगा, इकोनॉमी बदली होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू बदलना चाहिए। 75,000 यहाँ रखा गया।
इससे आपको इनकम इंडेक्स मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। एक बार आपको इनकम इंडेक्स मिल गया, एक बार आपको एजुकेशन इंडेक्स मिल गया, एक बार आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप एचडीआई निकाल सकते हो। अब आप एचडीआई निकाल सकते हो। तो पिछले वाले में हमने इनको अरिथमेटिक मीन किया था, इस वाले में हम इनका ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, एल ई आई इंटू ई आई इंटू आई आई, हम इनका ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये एक मेजर डिफरेंस था 2010 यानी कि न्यू मेथड से जब आप एचडीआई कैलकुलेट करोगे तो मेजर डिफरेंस क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ एचडीआई फ्रॉम द ओल्ड मेथड टू द न्यू मेथड, आप बोलोगे इन द ओल्ड मेथड एचडीआई वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड इन द न्यू मेथड एचडीआई इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक। बस यही है, इस तरह से हम एचडीआई कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा याद रखिए एचडीआई जो है कोई भी इंडेक्स अगर है तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, 0 से 1 के बीच, ठीक है। अगर 1 के पास है वो यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट है, और 0 के पास है तो बहुत खराब डेवलपमेंट है। ओके, ये था आज का सार। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज, इसके लिए पूरा सेशन है, तो उस पर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यह डेटा मैंने गूगल से डेटा निकाल के रखा कि आपको मैं दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने कुछ कंट्री के एचडीआई के लिस्ट रखे हैं कि कौन सी कंट्री की एचडीआई कितनी है और उनकी रैंकिंग क्या है। तो आप देख सकते हो जो स्विट्जरलैंड है, ये रीसेंट डेटा है, स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पोजीशन पे, यानी फर्स्ट रैंक एचडीआई में स्विट्जरलैंड का है। अमेरिका नहीं है, अमेरिका जापान नहीं है। हम लोग को लगता है अमेरिका जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन उनमें बहुत बहुत तनाव है अमेरिका जापान में। अमेरिका में गन कल्चर है, जिस शहर में गन कल्चर उसको शहर डेवलप कैसे हो सकता है, डेवलपमेंट के कसौटी पे कैसे उतर सकता है। अमेरिका में रेसिज्म बहुत है, वो डेवलप कैसे होगा। आप मेरे पिछले सेशन को याद करो, डेवलपमेंट मतलब क्या, खुला विचार, खुला मिजाज, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने के लिए। तो अमेरिका इसमें नंबर 1 पे नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, इसकी एचडीआई की वैल्यू कितनी है, 0.962, 0.962। आप चौंक जाओगे, 0.962। मैंने क्या कहा था, एचडीआई की वैल्यू अगर 1 के क्लोज हो तो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 है, 0.962। तो दिस इज अ गुड कंट्री, स्विट्जरलैंड इज अ गुड कंट्री विद गुड पैरामीटर्स, गुड वैल्यूज, गुड मैट्रिक्स। उसके बाद नॉर्वे ऑलमोस्ट सेम 0.961, फिर आइसलैंड 0.959। आप देख सकते हो पहली 3 कंट्री डीडीपी वाइज उतनी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड थोड़ी अच्छी है, पर डीडीपी वाइज सुपर पावर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है इन कंट्रीज में। अमेरिका नहीं है यहाँ पे, जापान नहीं है यहाँ पे, रशिया नहीं है यहाँ पे, वो तो बहुत पीछे है, स्विट्जरलैंड है। और आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों के केस में डॉट ब्लैंक दिया गया, राइट। ब्लैंक का मतलब क्या है कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। पिछले साल भी ये 1 2 3 नंबर पे थे, इनके रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया। हांगकांग को देखो, हांगकांग 0.952 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है विदाउट ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल ऊपर की तरफ है, 3 लिखा हुआ है। यानी कि इस साल ये 2020 का जो डेटा है, 2023 में हांगकांग की रैंकिंग बाई 3 ऊपर गई है, यानी कि 3 पोजीशन को ऊपर आई है रैंकिंग में, इसलिए ग्रीन कलर से 3 लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड डेवलप्ड इकोनॉमी और इसकी भी रैंकिंग बाई 3 ऊपर उठी है। डेनमार्क पहले भी 6 नंबर पे थी, इस बार भी 6 नंबर पे है, क्वाइट गुड 0.948। 0.9 पे जितना भी वो सब अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री। आप देख सकते हो स्वीडन है, आयरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों है, बेल्जियम, कनाडा, लग्जमबर्ग। इसके बाद और भी है नीचे, हाँ, यूनाइटेड किंगडम, यूके 18 नंबर पे यूके है, और यूके ने अपनी रैंकिंग बाई 3 गिराई है, नीचे की तरफ रेड कलर में बाई 3 गिराई है। इसमें तो बहुत सारी कंट्री है, मैं सारी कंट्री का तो नहीं ले पाया, आप गूगल में देख सकते हो सारी कंट्री का, पर ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा है। और यहाँ पे मैंने एक और स्क्रीनशॉट रखा, रैंक 122 से लेके रैंक 139 तक। क्यों रखा, क्योंकि मैं इंडिया के हालात आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये है इंडिया के हालात, इंडिया 132 नंबर पे है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 191 कंट्रीज, इंडिया इज एट 132। और उसकी जो वैल्यू है एचडीआई की जो वैल्यू है वो 0.633 है, यानी कि आप कह सकते हो उसने 63% स्कोर किया एग्जाम में, जो ठीक ठाक नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है, अच्छे नंबर तो ये है, डिस्टिंक्शन से पास किए ये। इंडिया का ठीक ठाक है, और इंडिया ने अपना एक रैंक गवाया है, आप देख सकते हो नीचे है। और आपको देख के आप चौंक जाओगे, हैरानी होगी कि बांग्लादेश हमसे अच्छे पोजीशन पे है। देखो
0.661 और 11 रैंक उसका बढ़ा है। मतलब पिछले साल से इस साल उसने 11 स्पॉट जंप लगाया। तो बांग्लादेश हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब। ओके, इंडिया के नीचे नामीबिया मिल जाएगा आपको, हॉन्डुरस मिल जाएगा, ग्वाटेमाला मिल जाएगा, घाना मिल जाएगा। तो ये सब इंडिया के नीचे है। इंडिया के ऊपर भूटान भी इंडिया के ऊपर है। इनफैक्ट देखो आप, ये हमारी पड़ोसी कंट्रीज है। भूटान हमसे ऊपर है, 6 पोजीशन उसने जंप किया ऊपर की तरफ। तो ये इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको 5 कंट्री दे देंगे, बोलेंगे उनको क्रोनोलॉजिकली सजाओ, किसका सबसे बेहतर है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया, मतलब वहां पे कंट्री वाइज नहीं स्टेट वाइज पूछा था। मैंने इसलिए स्टेट वाइज का डेटा के रखा है कि इंडिया के स्टेट में हर स्टेट का क्या एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है इंडिया के स्टेट का। जो नेट में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 5 स्टेट के नाम हम लोगों ने दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि 2023 के अकॉर्डिंग किनका रैंकिंग सबसे ऊपर है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, क्रोनोलॉजिकली सजाओ। ऐसे में स्टूडेंट फंस जाते हैं, गलत गलत कर देते हैं। तो आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो जब भी डेवलपमेंट पैरामीटर पे आपको रैंकिंग करने बोली जाए इंडिया की, तो आप एक बात समझ लो, जो केरला है वो हमेशा टॉप 2 में रहता है। केरला इज अ वेरी गुड स्टेट एज फार एज द डेवलपमेंट पैरामीटर्स इज कंसर्न। वो हमेशा टॉप 2 में रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केरला नंबर 1 पे है, गोवा नंबर 2 पे है। गोवा का नंबर 2 पे होने की वजह ये है कि गोवा छोटी कंट्री, छोटी स्टेट है। छोटे स्टेट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना और सफल करना आसान है, इसलिए उसकी रैंकिंग ऊपर उठ जाती है। सेम विद चंडीगढ़, सेम विद चंडीगढ़। पर दिल्ली चौथे नंबर पे, ये एक अच्छी बात है। दिल्ली चौथे नंबर पे, ये एक अच्छी बात है। एक और चीज बता दो, ये जो है ना, ये यूएनडीपी का फॉर्मूले से कैलकुलेशन हुआ है। यूएनडीपी जो फॉर्मूला बताता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है। इंडिया में एनएसओ है, एनएससी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ऐसा कुछ नाम, या एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है। तो इंडिया अपना इंडिजीनियस रैंकिंग भी करती है। उस रैंकिंग के हिसाब से दिल्ली जो है वो नंबर 1 पे है। ओके, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यूएनडीपी वाला ही आंसर देना है, एनएससी वाला आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो यूएनडीपी के अकॉर्डिंग दिल्ली चौथे नंबर पे है। ओके, तो आप कुछ टॉप 7-8 याद कर लो, पीछे से कुछ 7-8 याद कर लो। अच्छा, एक और चीज होती है, जबकि डेवलपमेंट पैरामीटर की बात की जाए, आपको बिहार, झारखंड, यूपी सबसे नीचे ही मिलेगा, क्योंकि इन स्टेट्स में डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो आप देख सकते हो बिहार जो है लास्ट में है 0.571, झारखंड उससे पहले 0.589, उत्तर प्रदेश उससे पहले 0.592, मध्य प्रदेश उससे पहले 0.596। यानी ये जो हिंदी बेल्ट है ये बहुत नीचे है। उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल 0.624, इसकी भी हालत खराब है। राजस्थान की हालत खराब है। ये सारे हालात खराब वाले हैं। ठीक है, ये कुछ मॉडरेट है, ठीक ठाक। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटका, ये सारी चीजें आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। एक और चीज आप देख सकते हो, केरला सबसे ऊपर है, पर केरला की जो इंडेक्स वैल्यू है वो उतनी अच्छी नहीं है, 75%। 75% इज अ डिसेंट मार्क्स, नॉट अ वेरी गुड मार्क्स। तो केरला बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, पर हाँ अपने बाकी स्टेट्स के साथ अगर आप कंपेयर करो तो केरला का पोजीशन अच्छा आता है, बिकॉज 0.752 बहुत अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो केरला और यहाँ कोलंबिया। ये इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि केरला की जो इंडेक्स है वो कोलंबिया कंट्री की इंडेक्स है, दिल्ली की जो इंडेक्स है वो फिजी कंट्री की इंडेक्स है। अब आप सोचो, फिजी कंट्री छोटा सा कंट्री है, डॉट जैसा, अपने साउथ एशियन सी में छोटी सी डॉट जैसी कंट्री है। इसकी डेवलपमेंट 0.730 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, 0.730। दिल्ली की भी 0.730 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली में रहना इज इक्विवेलेंट टू फिजी में रहना। अब फिजी में कौन ही रहना चाहता है, फिजी में लोग वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, रहना थोड़ी ना चाहते हैं। रहना चाहेंगे जर्मनी में, नीदरलैंड्स में, नॉर्वे में। तो इंडिया को रैंकिंग ठीक है, पर इंडिया को अपने स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। इंडियन स्टेट्स को अपने स्कोर को इंक्रीज करने की जरूरत है, तभी इंडिया को कुछ हो पाएगा। ओके, तो मैं ये डेटा इसलिए लेके आया आपके सामने ताकि आप कंपेयर करके देख सको। यहाँ आप देखो दमन एंड दीव, दमन एंड दीव इज इक्विवेलेंट टू बांग्लादेश। क्या इंसान दमन एंड दीव में रहे या बांग्लादेश में रहे, दोनों इक्विवेलेंट है। अरुणाचल प्रदेश इज इक्विवेलेंट टू भूटान। तो ये चीज आप देख पा रहे हो, हर स्टेट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया गया है। ओके, हर स्टेट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से एक और कंपैरिजन हमें करना चाहिए, वो ये है कि इंडिया से कौन अच्छा है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 0.633। तो हम देख लेते हैं कि हमारे स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट है जो
ओवरऑल इंडिया के रैंकिंग से अच्छे हैं, यानी कि ओवरऑल इंडिया के स्कोर से बेहतर स्कोर है उनका। तो 0.633 से ऊपर कितने लोग हैं? 0.633, 0.633 ये है 0.633 इंडिया, ये इंडिया का स्कोर है 0.633। और आप देख सकते हो 24 स्टेट ऐसे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 24 स्टेट ऐसे हैं जो ऑन एन एवरेज इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पूरे इंडिया का जो एवरेज है वो है 0.633। 24 स्टेट ऐसे हैं जो इंडिया से अच्छे हालात में हैं, क्योंकि उनका स्कोर 0.633 से ऊपर है। और 25 से लेकर 35 यानी कि 10 स्टेट ऐसे हैं जिनका हालत ऑन एवरेज इंडिया से खराब है, ऑन एन एवरेज इंडिया से जिनका हालत खराब है। ये 10 स्टेट कौन से? आंध्र, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दादरा नगर हवेली की यूटी है, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, ये जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका बताया होता है, ये भी आपको समझ में रखना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में मैं एसबीआई पढ़ाना चाहता था, अगले सेशन में मैं कुछ और लेके आऊंगा, जैसे कि मैंने कहा सेन आउटर सेन सर की कैपेबिलिटी अप्रोच भी पढ़ानी है। तो इस तरह से कुछ और वीडियोस लाऊंगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक की सीरीज में, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा स्पेशली ये वाला लेक्चर, और आप और क्या हमसे चाहते हो, एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आए। और जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू 1 मिनट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, चाहे वो पेपर 1 यूजीसी नेट हो या पेपर 2 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।